ले आया जी, ले आया आपके लिए आज एमकेजे स्टॉक टॉक्स में एक स्टॉक का डिस्कशन ले आया। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी ये सिर्फ डिस्कशन है, ना बाय की ना सेल की कोई आपके लिए रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता। जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं क्या कर रहा हूँ वो बता दूंगा एज ए डिस्क्लेमर, ताकि आपको पता रहे कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। तो आज एक बहुत बढ़िया शेयर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है BEL। तो आज इसकी चर्चा हो रही है और आज हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप इसके अलावा कौन से शेयर की चर्चा करना चाहेंगे फटाफट कमेंट में लिखिए। सारे कमेंट पढ़ता हूं। हो सकता है आपका पसंदीदा शेयर का डिस्कशन कल आ जाए, पर उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, ढेरों कमेंट्स आए, बहुत बढ़िया लगा। धीरे धीरे सारे स्टॉक्स कवर करूँगा जो आपने लिखे हैं। आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो थोड़ा आउट ऑफ द लीग है। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं स्टॉक को तब पकड़ता हूँ जब वो स्टॉक गिरता है। ये स्टॉक अभी उतना नहीं गिरा है, अभी थोड़ा हायर लेवल पे है, पर पता नहीं मेरा इस पे क्यों दिल आ गया। इसको आज देख के ऐसे आवाज है दिल से, ये दिल दीवाना है तुमको ही पाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। हा। तो बस ऐसा दिल से गाना आया और मैंने इसका एक फ्यूचर प्लस किया, एक अच्छे रेट पे प्लस किया और एक अच्छे रेट पे इसको निकाल भी दूंगा। लेकिन हाई रिस्क सौदा बन गया ये, इसलिए हाई रिस्क बन गया। मैं फिर बोल दूँ, देखो बेटा, मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है। मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट मेरा ही हाई है, पर नॉर्मल एक कह सकते हैं एक एवरेज रिटेल निवेशक के हिसाब से मेरा रिस्क काफ़ी हाई है, जिसके चलते मैं कोई भी जो ट्रेड करता हूँ वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करता हूँ। तो मैं स्टॉक को जो डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाई की रिकमेंडेशन है ना सेल की है। मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और क्योंकि डिस्क्लेमर देना होता है कि भाई हमारी इसमें कोई पोजीशन है कि नहीं है, वो डिस्क्लेमर के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें अभी पोजीशन करी है। पहले इसको पहले भी कई बार इसकी पुट बेची, वो OTM हो गई। कई बार डर के हमारे जल्दी स्क्वेयर ऑफ कर ली, क्योंकि मैं हायर रेट पे शेयर खरीद नहीं पाता हूँ, डरता हूँ। लेकिन पीछे मैंने काफ़ी दिन तक थोड़ा सा अपने रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल में रखा। रिस्क एपेटाइट तो उतना ही रहता है, मतलब ग्रीड को कंट्रोल में रखा। अपने रिस्क एपेटाइट से काफ़ी कम पे ट्रेड करके मैंने एक कहते हैं दो एक करके रन जोड़ते जोड़ते काफ़ी सारे रन बना लिए। तो मुझे लग रहा है काफ़ी रन हो गए, अब एक चौका छक्का भी लगा लीजिए। तो सितंबर के महीने में मैं काफ़ी चौके छक्के लगाने में लगा हूँ। हालांकि बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो सारे ट्रेड हैं मेरे रिस्क एपेटाइट से बाहर ना जाए, उसके अंदर ही बने रहे। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि जितना मैं मार्जिन यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसका मुश्किल से 20% यूज़ करता हूँ, मुश्किल से 20 ही नहीं करता। तो मैं बहुत डर के काम करता हूँ, तो इसलिए ये सदा ध्यान रखें। तो अब गैस करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप गैस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बेल की। अब देखो ना, इस साल की अगर इसकी आप पोजीशन देखेंगे, हाई बनता है 147, लो बनता है 87, लगभग पौने दोगुना का इसने पीक बनाया। डिविडेंड यील्ड, जिसके चलते जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है और डिविडेंड रेट वही होता है पुराने वाला, तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है, जिसके चलते इसकी डिविडेंड यील्ड अब 1.31 रह गई है। बुक वैल्यू इसकी 19 रुपये है। शेयर का आज का भाव भी आप देखो भाई साहब, 138 रुपये, लगभग 7 टाइम्स से भी ज़्यादा की बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7 से ज़्यादा, थोड़ा रिस्क हो जाता है। और स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो भी 32 के लपेटे में।
डिफेंस का शेयर है, मैं रीज़न बताता हूँ मैंने इसको क्यों पसंद किया, क्योंकि मेरे पास ना डिफेंस के शेयर में पोजीशन नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 शेयर हैं उसके। जो हवाई जहाज बनाती है कंपनी, क्या नाम है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैडम को याद है, मैडम की जनरल नॉलेज ज़बरदस्त हुई है, पकड़ है। देखो मानते हो कि नहीं आप कमेंट में लिखिए, मैडम की पकड़ है कि नहीं। हाँ सर, ये मैडम तो HAL में नाम बोल रहा था, 100 शेयर पड़े उसमें, बहुत अच्छा 3-1 लाख रुपये का। अब बोल दिया 3-1 लाख का, वो होगा नहीं तो आप कहोगे सर हवा में बोल देते हैं, मैं देख ही लेता हूँ। HAL सिर्फ 100 शेयर बचे थे। अब वो यार वो दूसरे फ़ोन में, इसमें है ही नहीं। बड़ा अच्छा प्रॉफिट है HAL का। क्या रेट चल रहा है ये पता चल जाएगा। 2 लाख तो होना चाहिए, 1000 रुपये के आसपास का लिया हुआ है HAL। हाँ 3871 का रेट है, 1000 का लिया हुआ, हमारा कितने का लिया हुआ है HAL मैडम के लिए मुझे याद नहीं है। तो मतलब अच्छा मुनाफा है, अगली क्लास में बता दूंगा, अगली वीडियो में। तो वो ही एक 100 शेयर पड़े हैं, उसके अलावा कोई शेयर नहीं है। तो मैंने अपने दिल से पूछा कि भाई कोई तो डिफेंस का शेयर ले। अब चूंकि ये पीक इसने अभी रिसेंटली बनाया था 147 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर बनाया था, यहाँ 1 इधर के आसपास देखिए ना आप, यहाँ के आसपास कहीं बनाया होगा 147, ये क्लोजिंग रेट होगा ना, यहाँ बनाया होगा पीक 147। और अब ये वहाँ से लगभग 8-1 रुपये नीचे, ज़्यादा तो नहीं है, 138 का करंट भाव है, वहाँ ट्रेड कर रहा है, 10 रुपये कह लो, 9-10 रुपये नीचे। अब प्राइस अर्निंग रेशियो इसका हाई तो है, लेकिन अगर आप यहाँ कंपनियाँ देखेंगे जो लिस्ट में दिखाई हैं उनके मुकाबले लो है। अब डिफेंस से रिलेटेड मेरे पास शेयर नहीं थे, इसलिए मेरा इसको मन आ गया। अब बैलेंस शीट में खास बात देखिए, इसके ऊपर लोन ही नहीं है कुछ, जीरो डेट कंपनी, 61 करोड़ का लोन दिखा रहे हैं सारा, जबकि इसकी शेयर कैपिटल 731 करोड़ है, रिजर्व 13,131 करोड़ है। कैश भी देखेंगे आप, इसका जो फ्लो है वो पॉजिटिव है, कभी कभार नेगेटिव हो जाता है, जैसे मार्च 2022 में नेगेटिव था, अदरवाइज आप देखेंगे पॉजिटिव कैश फ्लोज है। होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, इसको ईयरली देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ईयरली देखिए आप, ईयरली देखेंगे तो DIs ने अपनी होल्डिंग घटाई है इसमें, FIs ने अपनी होल्डिंग काफ़ी बढ़ाई है उस हिसाब से, और पब्लिक की भी होल्डिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। मार्च 23 में जरूर बढ़ी थी, उसके बाद कम हुई है पब्लिक की होल्डिंग। मार्च 19 में सबसे ज़्यादा थी 10%। तो सरकार के पास ही 51% शेयर हैं। और मुझे क्या लग रहा है, जिस वजह से मैं इस शेयर पे ध्यान लगा रहा था, मैं बता रहा हूँ ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये आप कह सकते हो मैं ऐसे शेयर की चर्चा कर रहा हूँ जो इस वक्त अपने हायर लेवल्स पे है, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मेरा रिस्क कैपिटल हाई है, तो मैंने कहा एक आध इसमें लॉट होना चाहिए यार, डिफेंस के शेयर नहीं है। तो अब एक लॉट लिया, गिर जाएगा 10-15 रुपये तो और दे देंगे। आदमी को अपने रिस्क कैपिटल से काम करना चाहिए, मैं तो दिल खड़ा कर लिया। अब मेरा ख्याल इसमें क्यों आया, देखो चाइना के साथ हमारा पंगा चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से तो रहता ही है, चाइना भी थोड़ा सा नाराज़ रहता है, और चाइना वो CV को भी कब्जा करने में लगा हुआ है। वहाँ कनाडा के साथ भी पंगा हो गया। और आपने लेटली देखा होगा, फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में देख रहा हूँ कि हमने वो चंद्रयान भी यहाँ पहुँचा दिया चांद पर, तो पूरे विश्व में हमारी धाक सी जम गई है। और जो हमारी प्रधानमंत्री हैं वो मैंने देखा है, थोड़ा सा ऐसे मेरी फीलिंग है, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, पर्सनल फीलिंग है। वो ये कि मैंने देखा थोड़ा सा ना हमारे प्रधानमंत्री को शौक़ है कि और कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने जुलने का, उनको उनके यहाँ जाने का, उनको अपने यहाँ बुलाने का, और थोड़ा दिखाने का कि हम भी बहुत कुछ हैं। और मतलब वहाँ थोड़ा सा से आप देखेंगे वो गीता देते हैं, जाते हैं तो कहीं अपने देश में G20 हुआ तो बड़ी ज़बरदस्त दिल्ली में तैयारी की थी। मैं आजकल दिल्ली जा रहा हूँ, बड़ी साफ़ सुथरी, बड़े प्लांट बड़ा अच्छा डेकोरेशन लगा हुआ था। कहीं ना कहीं एक जैसे एक आदमी को होता है जुनून होता है, जैसे मुझे जुनून होता है कि मैं अपना घर अच्छा बनाऊँ, कोई आए तो उसको लगे कि अच्छे घर में रह रहा हूँ, अपने को मजबूत बनाऊँ। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का ओपिनियन है, जिसके चलते वो मुझे लगता है अपने डिफेंस को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, साफ गलत भी हो सकता है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भी कई वर्षों तक हम देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बार बार गलत भी हो सकता है। मुझे लग रहा है हमने एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिए आजकल प्लेन्स वगैरह, तो मुझे लगता है कि ये प्लेन, सबमरीन, सभी में हमारी बड़ी पकड़ आ रही है, कोलैबोरेट कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक हम बहुत बड़े डिफेंस के सप्लायर हो जाएंगे। जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो उस बहुत बड़ा पोर्शन हम एक्सपोर्ट भी करेंगे डिफेंस आइटम्स का। तो मुझे लगता है डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज जो बढ़िया काम करती हैं काफ़ी तरक्की करेंगी। देखिए मैं बेल के बारे में बताता हूँ, बेल का काम क्या है। बेल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1954 in association with CSF France to meet the specialized electronic equipment requirement of the Indian Defence Services। मतलब ये डिफेंस का ही काम करती है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। बेल इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी। मैंने कहा एरोस्पेस कंपनी डिफेंस कंपनी है क्योंकि 51% ज़्यादा जो हैं सरकार के पास हैं, with about 9 factories and several regional offices in India। तो ये जो चीज़ आप देखेंगे ना, और एक लाइन नीचे देखेंगे हाइलाइट्स में, बेल स्पेंड वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग्स्ट डिफेंस PSU, 7% के आसपास जो टर्नओवर का R&D पे खर्चती है, और डिफेंस पे ये जो इसका PSU में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। तो मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारी कंपनियां हैं डिफेंस से रिलेटेड, भारत फॉर्ज है, छूट गई, वो भी डिफेंस में काफ़ी काम कर रही है। LNT भरा हुआ है, एक तो है डिफेंस की, मैं भूल गया, LNT भरा हुआ है मेरे पास। हालांकि उसकी भी यार एक लॉट तो पहले बिक गया है, 2 लॉट और बिकने के कगार पे हैं। 2 उसकी ना कॉल थी और फ्यूचर जो मैंने बेचे थे वो इन द मनी हो गए, तो वो 2 लॉट भी चले जाएंगे। तो हालांकि मेरे पास शायद 6-7 लॉट थे, तो अब 2 चले जाएंगे तो थोड़ी कम तो हो ही जाएंगे ना। तो एनीवे फिर ले लेंगे यार, पुट्टे बेचेंगे, उसकी फ्यूचर खरीदेंगे। तो इसके चलते मैंने इस पर निगाह डाली है। तो मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि आप देखिए बड़ी लंबी पारी इसने तेज़ी की खेली। यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था 91 का, और लगा अप्रैल 2023 में, और वहाँ से 4-6 महीने में कहाँ पहुँच गए। गिरने को ये अभी, क्योंकि इसने बड़ा अच्छा पीक बना लिया, ये गिर कर 10-20 रुपये गिर भी जाए तो कोई बड़ा अचंबा नहीं हो जाए, 100 रुपये के आसपास आ जाए। तो मैं तो तैयार हूँ कि ये भाई देखी जाएगी यार, अब जो इसमें नुकसान हो जाए तो मैं तो दिल को कड़ा करके मजबूत करके इसमें पोजीशन एक बनाई है। अब आपका क्या विचार है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, अपना विचार इस कंपनी के बारे में कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, और ये जो मैंने डिस्कशन किया, जो बातें बताई, इससे आप कहाँ तक सहमत है, इसमें कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कुछ मैं ओवर एंथुजियास्टिक हूँ, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं देखूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा या उस पर सोच लगाऊँगा। तो ये थी सारी कहानी इस शेयर की। अब अगर हम बात करें भारत बाज़ारों की, तो यार बाज़ारों की स्थिति ना, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय बाज़ारों में तो आज बाज़ार जो है, कल भी फ्लैट बंद हुआ था, आज भी फ्लैट है। भारतीय बाज़ारों में तो बाज़ार की लंका लगी, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो एक ही गाना गा रहा है, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। देखिए आज एशियाई बाज़ारों की वाट लगी हुई थी, कोई बाज़ार ऐसा नहीं था जो लालियाली में ना हो, सारे बाज़ार। निकाई 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था, हांगकांग 1.5%, कॉस्पी का भी 1.5% के लपेटे में गिरावट थी, ऑस्ट्रेलिया 0.5%, और चाइना के सारे बाज़ार गिरे हुए थे। हमारे बाज़ार देखो फिर भी कुछ नहीं गिरे हुए। आइए चलते हैं यूरोप की तरफ, वो मम्मी पापा हो रही है यूरोप की। एक बाज़ार है लंदन जो हल्का सा हरियाली में हमारी तरफ 0.06% हरा है, बाकी सब की वाट लगी हुई है। जर्मनी 1%, मिलन 1%, स्टॉकहोम 1%, और बाकी 0.5% से ऊपर लगभग गिरे पड़े। चलिए अमेरिका चलते हैं। ओ तेरी की, अमेरिका में चारों यूएस के इंडेक्स लालियाली में, और कनाडा और ब्राज़ील भी लालियाली में। कनाडा ब्राज़ील 1% के लपेटे में, और आपके यूएस के, अमेरिका के, जिसको अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका, अपना अमेरिका जाना है जी, यूएस, लॉन्ग लिव अमेरिका वाली बात जो है भाई साहब, 1-1.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। लग गई जी, लग गई, आज लंका लग गई। अब आप कहेंगे सर लगे आ तो गिफ्ट निफ्टी के भी दर्शन करा दो, बता दो कितनी लुंगी गिफ्ट निफ्टी की फटी है या सिली है। तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 19,634, यानी यहाँ से 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बाजार में देखो आज क्या तमाशा हुआ, कल बंद हुआ 19,774 पर, गैप अप ओपनिंग, दिल पुकारे
ऊपर जा रे। शुरू में गैप अप ओपनिंग हुई, चाहे 8 पॉइंट की हुई, दिल खुश था और वो ऊपर भी गया और ऊपर गया और लगभग 19,699 लग रहा था अभी कटा 19,700 अभी कटा। नहीं कटा डार्लिंग, उसको बस मुंह दिखाकर, जीभ दिखाकर, आंख मारकर नीचे आ गया और बॉटम बनाया 19,637 का। हालांकि आज की रेंज कोई बाजार में लंबी नहीं थी, 61 पॉइंट की रेंज में बाजार घूमता रहा, फिर हल्का सा चढ़ा, फिर गिरा, फिर हल्का सा चढ़ा, अल्टीमेटली 19,664 फ्लैट ही बंद हुआ, मुश्किल से 10 पॉइंट गिरकर 0.05% की गिरावट के साथ। कोई खास गिरावट नहीं। अब कैंडल देखो, कैंडल कल की तो थी आपकी इंडिसिसिव डोजी, आज की भी थोड़ी थोड़ी जो कैंडल बनी है, बॉडी थोड़ी मोटी है, हालांकि ऊपर की तरफ ऊपर की भी छोटी है, नीचे की लंबी है, कुछ ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी है। बॉडी और पतली होती है ना ऊपर भी, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो जाता है क्योंकि गिरावट में बनी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब गिरावट में बनती है तो इसका मतलब होता है बाजार भाग सकता है। यही कैंडल अगर तेजी में बनती है तो फिर ये कहलाती है आपकी क्या, हैंगिंग मैन कैंडल, पर ये बनी है गिरावट में। तो ये मजेदार, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। बाजार वहीं टिका हुआ, आप देखो ना, जहां परसों की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही आज की और कल की, परसों की क्लोजिंग यहाँ थी देखिए आप, वहीं आज की और कल की कैंडल घूम रही है, वहीं क्लोजिंग दे रही है, जैसे वो उसका दिल नहीं कर रहा नीचे जाने का, बार बार 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करके लौट आती है, नीचे नहीं जा रही है, जैसे उसका दिल नहीं है। पर अगर इसने 50 डेज मूविंग एवरेज, मैंने कहा था 19,600 के लेवल को डिसीजली क्रॉस कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अभी भी उम्मीद टिकी है कि बाजार रिकवरी ले सकता है, ये वाला गैप फिल कर सकता है। हालांकि यहाँ पर गैप मैडम ने दिखाई नहीं है, वहाँ छूटे पड़े हैं नीचे के 18,800 तक के गैप, तो इसलिए थोड़ा सा भय हर तरह का, देखो जी, बना हुआ है, कहते हैं जालिम हर तरह का भय बना हुआ है। अब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखो, फियर बाजार की को बिल्कुल घेर रहा है। अब आप देखो इधर से लेके इधर तक 18 सितंबर के बाद का आप मार्केट मूड देख लीजिए, लोएस्ट है 8 सितंबर के बाद। तो सितंबर मंथ का ऑलमोस्ट लोएस्ट हमारा, करंट मंथ के ना सारे डेटा होने चाहिए, आपने बीच के उड़ा दिए, नीचे के सारे लिए हुए, नीचे के सर जो मिनिमम होता है ना वो तो रखते हो, और मैक्सिमम भी रखती हो बीच पे, हर महीने का ना, नहीं जो करंट मंथ चल रहा था उसमें तो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कल के में आ जाए। 2 पेज का डाटा बना देंगे, बच्चों को नॉलेज देनी है, अपने बच्चों को जानकारी देनी है, परवाह नहीं। तो सितंबर मंथ का लगभग ये लो, क्योंकि 8 सितंबर से पहले का डाटा मैडम के पास भी नहीं है, बीच का भी कह रही मैंने उड़ा दिया, मैंने बोली कल दे दूँगी, हाइट कल और डिटेल। आप क्या चाहते हैं, डिटेल में आए मार्केट मूड, कमेंट में बताइए जरा। तो इस वक्त मार्केट मूड बड़ा ख़राब है यार, फियर बाजार को घेरने में लगा हुआ है। और वहीं आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, ये मतलब ऐसी नई नई ऊंचाइयां बना रहा है। ये आपका साला 16 साल की टॉप पे पहुंचा हुआ है, 10 ईयर ट्रेजरी, समझ ही नहीं आ रहा है। और वहाँ मूडी ने कह दिया है, पंगा चल रहा है वहाँ पे, उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं यूएस के, परमिशन लेंगे अपनी पार्लियामेंट के अंदर। अब वहाँ पर कह दिया है मूडी ने कहा है कि भैया ऐसे चलेगा तो हमारी थोड़ी डी ग्रेडिंग कर देंगे, रेटिंग गिरा देंगे। और ब्रेंट क्रूड ऑयल साला ऊपर जाकर अटक गया है, रुपया कमज़ोर हो गया है। मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि दिल बोले मज़ा आ रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। और ऊपर से FIs एक कहते बेची जा, जो भी हो तू बेची जा। हालांकि 2 दिन इन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तो दिल को तसल्ली मिल रही है, पर यार स्टॉक फ्यूचर सालों ने कौन से खरीदे हैं ये थोड़ी पता है हमें। और अपने DIs बेचारे थोड़ा थोड़ा खरीद ही रहे हैं, जिसके चलते आज बड़े दिनों के बाद एक हल्की सी ना के बराबर नेट खरीदारी आई है। अगर ये खरीदारी नहीं आती तो बाजार गिर गया होगा। ये फ्यूचर का डाटा भी अवेलेबल नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आइशर मोटर आज स्टार परफॉर्मर था, हीरो मोटर, नेस्ले, बजाज, ONGC, टाटा स्टील, ग्रासिम भाग रहे थे गिरने वालों में।
इंडसइंड बैंक लग गई जी, लग गई, इसकी लंका लग गई। सिप्ला, टेक महिंद्रा, कोटक, अदानी, इन्फोसिस, एशियन पेंट, जो कल के स्टार थे आज के धूल मिट्टी में गिरे पड़े हैं। अब 2 दिन तो रह गए एक्सपायरी को, इस 2 दिन में कहते हैं क्या क्या सितम दिखाएगी एक्सपायरी। एमएससीडी चार्ट पे कमजोरी बढ़ती जा रही है। एमएससीडी चार्ट पर जो बेयरिश क्रॉसओवर है वो लगातार बढ़ रहा है, जो अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। आरएसआई अपनी धुनी जमा के बैठा है 45-48 के आसपास, कह रहा है मैं नहीं जाना नीचे, मैं नहीं जाना नीचे। कोई एक्सीडेंट ही होगा जिसको नीचे ले जाएगा, और अगर ये नीचे चला गया 40 के नीचे और टिक गया एक आध दिन, तो भैया बहुत चिंता का विषय जाग जाएगा। 19,664 पे डार्लिंग बाजार बंद हुआ है, तो आप 19,700 की पोजीशन देखिए। कॉल राइटर्स बढ़ गए, पुट राइटर्स घट गए। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स में डर आ गया, वो कह रहे हैं नहीं बाजार गिर सकता अगले 2 दिन। उन्होंने पोजीशनें वाइंड अप कर ली। कॉल राइटर्स को लग रहा है नहीं भाई साहब बाजार नहीं छोड़ेगा, ऐसे गिरेगा, वो अपनी पोजीशनें बढ़ा रहे हैं। तो 19,700 पे कॉल राइटर्स की धुनी, यानी पोजीशनिंग बड़ी स्ट्रांग है। हालांकि ऑपरेटर 1 मिनट में नंगा कर देता है, अगर उसने कॉल बाइंग करी होगी ना सारे राइटर्स की लगा देगा लंका। अब आरएसआई देखिए 3 दिन से लगातार वहीं टिका हुआ, पीसीआर 3 दिन से वहीं टिका हुआ। समझ ही नहीं आ रहा जाए तो कॉल राइटर्स भी डर रहे हैं, पुट राइटर्स भी डर रहे हैं, दोनों उसी लेवल पे हैं जहाँ पर है मोटा मोटा। तो ये भी दिखा रहा है, हालांकि कमजोरी तो दिखा रहा है, पर ये भी दिखा रहा है कि टिके हुए हैं। जहाँ निफ्टी 50 अपना थोड़ा सा शांत बंद हुआ, कल भी शांत ही बंद हुआ था। कल निफ्टी बैंक चढ़कर बंद हुआ था, आज गिरकर बंद हुआ। तो कल जितनी चढ़त थी आज उतनी गिरट है, यानी निफ्टी बैंक ने अपनी कल की पोजीशनिंग निगेट कर दिया। 44,766 पे खुला, गैप डाउन ओपनिंग हल्की सी, दिल को लगा गया ये डार्लिंग गया, लेकिन फट से एक पीक बनाया 44,773 का। उसके बाद जो धीरे 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 कर धड़ाम से गिरा और 44,532 का पीक बनाकर फिर एकदम रिकवरी लेकर टिका रहा, फिर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल 150 पॉइंट से थोड़ा कम 0.32% गिरकर 44,624 पर बंद हुआ। आज HDFC बैंक ऐसा बैंक था जो थोड़ा सा चढ़ा हुआ था, सबसे बड़ा वेट है, इसी ने बचा लिया। अगर आज ये भी गिरता ना तो साली ऐसी लंका लगती किसकी, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक उई उई करता चला जाता। बंधन बैंक से लेकर बाकी सारे बैंक आगे तक गिरे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट थी। आपका ICICI बैंक भी गिरकर बंद हुआ। अब कैंडल देख लीजिए, इसकी कैंडल भी यहीं कंसोलिडेट हुई है। हालांकि मैंने देखा जब कैंडल कहीं कंसोलिडेट होती है, सही देखो यहाँ कंसोलिडेट भाग जाती है, हालांकि कभी कभी गिर भी जाती है। यहाँ भी कंसोलिडेट हुई थी, विशाली गिर गई थी। तो भरोसा साले का कुछ नहीं है, बाजार की यही तो खूबी है। यहाँ कंसोलिडेट हुई थी, भाग गई थी, तो कंसोलिडेट हो रही है। बाकी गैप भी ऊपर का छूटा हुआ, जो बार बार कह रहे ऊपर आ ऊपर आ। MACD चार्ट पे कमजोरी बढ़ रही है, हिस्टोग्राम हरे हो रहे हैं, सॉरी लाल हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। RSI थोड़ा टिका हुआ है 45 पे। RSI अगर 40 के नीचे आ गया तो दिक्कत है। तो ओवरऑल ये पोजीशन है। 44,624 पे बाजार बंद हुआ। 44,500 पे देखो कॉल रेटिंग बढ़ी है और पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, यानी 44,500 पे पुट राइटर्स के फौजी, उनके सिपाही, उनके सोल्जर्स टिके हुए हैं। कॉल राइटर्स कम है, वो थोड़े डरे हुए हैं, पर 45,000 पे कॉल राइटर्स का डेरा मजबूत है और पुट राइटर्स का कमज़ोर है। तो बाजार इसी रेंज में अभी नज़र आ रहा है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं लग रही। PCR अगर आप देखेंगे तो और गिर गया, जो अपने आप में दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक कमज़ोर हुआ है। अब मैंने आज ओपल और बैरिल की भाई साहब के लिए 3 बढ़िया पोजीशनें बनाई। पर्ल की 2, प्लेटिनम की 1 और एमरल्ड की 2 नई पोजीशनें बनाई। ओवरऑल ये सारी कहानी थी। कैश सेगमेंट में भी काम किया, एग्रेसिव ट्रेड भी किया, फ्यूचर का भी किया, पुट का भी किया, सेफ पुट का भी किया, हर तरह के, कहते ना मेरे बाग में फूल हर प्रकार के नजर आए। तो बेटा देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर करता रहता हूँ सदा कि मैं आपके लिए चौपाल में आ जाता हूँ, शाम को डिस्कस करता हूँ। कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होती है बाय और सेल की, क्योंकि बाय सेल आदमी को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी ना हो। मेरे लिए महंगी कार लेना मेरे रिस्क एपेटाइट में आता है। मेरे से जो ज़्यादा बड़े लोग होंगे उनको कार उनकी कैटेगरी में नहीं आती। हट, प्लेन की बात कर, जेट की बात कर, हेलीकॉप्टर की बात कर,
अपना अपना रिस्क है। मैं कहूँगा हेलीकॉप्टर, वो कहेंगे ले आ 2, चल 4 ले आ, अच्छा ये भी पसंद आ गया ये भी रख ले। तो अपना अपना रिस्क एपिटाइट है। जिसका मेरे से कम रिस्क एपिटाइट है वो नहीं यार एक अच्छी बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, फालतू के पैसे क्यों ख़राब करना। तो इस तरीके से हर आदमी का रिस्क एपिटाइट अलग है, सबकी अपनी कहानी है। तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, ओपिनियन देखना चाहिए, करना हो चाहिए, सुनो सबकी करो मन की। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सब कुछ सीखना चाहें डेमोज़ के साथ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगी। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी जाके बन सकते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आप के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 पर, वो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी, ऑपरेट करने में हेल्प करेगी, ट्रेड कैसे करते हैं सब आपको नॉलेज सिखा देगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।